इन सब के बीच एक ऐसा खजाना भी था जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चे होते थे। उसका नाम था वन पीस। कहा जाता था कि जो भी इस खजाने को ढूंढ लेगा उसे दौलत, ताकत और ऐसी पहचान मिलेगी जिसके आगे पूरी दुनिया झुक जाएगी। इन्हीं लाखों लोगों के बीच एक लड़का भी था जिसका नाम था मंकी डी, लूफी। बाकी लोगों की तरह उसका सपना सिर्फ खजाना पाना नहीं था, वह पूरी दुनिया का अगला पायरेट किंग बनना चाहता था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा जिनसे बचना लगभग नामुमकिन होगा। कहानी हमें 22 साल पहले लेकर जाती है। उस समय पूरी दुनिया का सबसे मशहूर समुद्री डाकू गोल्डी रोजर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा था। कई सालों तक समुद्र पर राज करने के बाद नेवी आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गई थी। उसकी फांसी देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आए थे। कुछ लोग उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे तो कुछ आखिरी बार अपने हीरो को देखना चाहते थे। लेकिन मरने से ठीक पहले रोजर पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा राज खोल देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बताता है कि उसने अपना पूरा खजाना वन पीस को ग्रैंड लाइन में कहीं छिपा दिया है। जो भी उसे ढूंढ निकालेगा वही दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू बनेगा। अगले ही पल रोजर को फांसी दे दी जाती है, लेकिन उसके ये आखिरी शब्द पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाते हैं। बस यहीं से शुरू होता है ग्रेट पायरेट एरा। अब हर तरफ लोग अपने अपने जहाज लेकर समुद्र में उतरने लगते हैं। हर किसी की मंजिल सिर्फ एक थी, वन पीस। उन्हीं लोगों में लूफी भी शामिल था। बचपन से उसने भी यही सपना देखा था। अब वह अकेला ही अपनी छोटी सी नाव लेकर सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन उसकी किस्मत शुरुआत में ही उसका इम्तिहान लेने लगती है। कुछ ही देर बाद उसकी नाव समुद्र के बीच डूबने लगती है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि लूफी को तैरना ही नहीं आता था। अगर नाव डूब जाती तो उसका बचना नामुमकिन था। ऐसे में लूफी एक लकड़ी के बैरल के अंदर घुस जाता है और खुद को समुद्र की लहरों के भरोसे छोड़ देता है। कई दिनों तक वह उसी बैरल में बंद रहकर समुद्र में बहता रहता है। फिर एक दिन उसका बैरल अचानक दो समुद्री डाकुओं के जहाजों के बीच पहुंच जाता है। वहां जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। तोपों की आवाज से पूरा समुद्र गूंज रहा होता है। थोड़ी ही देर में एक जहाज दूसरे को पूरी तरह तबाह कर देता है। यह जीत थी कैप्टन अल्विडा की। वह एक बेहद खतरनाक समुद्री डाकू थी जिसके सिर पर नेवी ने 50 लाख बेरी का इनाम रखा हुआ था। जीतने के बाद वह अपने आदमियों को समुद्र में तैर रहे सभी बैरल और सामान जहाज पर लाने का आदेश देती है। उन्हीं बैरल में लूफी भी छिपा हुआ था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। इसी जहाज पर कोबी नाम का एक लड़का भी काम करता था। वह दिल से समुद्री डाकुओं से नफरत करता था, लेकिन अल्विडा के डर की वजह से उसकी हर बात मानने पर मजबूर था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो अल्विडा उसे बिना सोचे समझे समुद्र में फेंक देगी। रात के समय जब कोबी स्टोर रूम में काम कर रहा होता है, तभी उसे एक बैरल के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके जैसे ही बैरल खोलता है, उसके सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का बाहर निकल आता है। यही पहली बार उसकी मुलाकात मंकी डी, लूफी से होती है। लूफी बिना किसी डर के कोबी को अपने सपने के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे एक अच्छा जहाज और कुछ साथी मिल जाए, फिर वह सीधे ग्रैंड लाइन जाएगा। ये सुनकर कोबी हैरान रह जाता है, क्योंकि ग्रैंड लाइन को लोग मौत का समुद्र कहते हैं। अब कोबी समझ जाता है कि अगर अल्विडा ने लूफी को देख लिया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह रात में चुपके से लूफी को जहाज से बाहर निकालने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लूफी से गलती से आवाज हो जाती है और अगले ही पल पूरे जहाज के समुद्री डाकू जाग जाते हैं। अल्विडा को लगता है कि कोबी ने उसके साथ गद्दारी की है। गुस्से में वह अपना विशाल हथियार उठाकर सीधे कोबी पर हमला कर देती है, लेकिन हमला होने से पहले ही लूफी बीच में आकर कोबी को बचा लेता है। अगले ही पल पूरे जहाज पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी समुद्री डाकू मिलकर लूफी पर हमला कर देते हैं। तभी उनमें से एक बंदूक निकालकर लूफी पर गोली चला देता है, लेकिन जो नजारा सबके सामने आता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। गोली लूफी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब लूफी अपनी इसी अनोखी ताकत की मदद से अल्विडा के हर हमले से आसानी से बचने लगता है और फिर सही मौका देखकर वह एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे अल्विडा सीधा उड़कर जहाज से बाहर जा गिरती है। अल्विडा के हारते ही कोबी पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है। अब वह उन समुद्री डाकुओं का गुलाम नहीं रहा था। इसके बाद वह लूफी के साथ ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ता है। सफर के दौरान कोबी के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर लूफी का शरीर रबर की तरह कैसे खींच जाता है। तब लूफी मुस्कुराते हुए अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि बचपन से ही वह मशहूर समुद्री डाकू शैंक्स और उसकी टीम का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वह भी शैंक्स के साथ समुद्र में सफर करेगा, लेकिन शैंक्स हमेशा उसे यह कहकर मना कर देता था कि अभी वह बहुत छोटा है। फिर भी लूफी हार नहीं मानता। वह बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एक दिन बहादुरी दिखाने के चक्कर में वह खुद को घायल कर बैठता है। उसकी आंख के नीचे एक गहरा निशान बन जाता है, जो आगे चलकर उसकी पहचान बन जाता है। लूफी अपनी बचपन की कहानी आगे बताते हुए कहता है कि उस दिन चोट लगने के बाद शैंक्स और उसकी टीम समुद्र से लौट कर आई थी।
वे अपने साथ कई कीमती खजाने और अजीब अजीब चीजें लेकर आए थे। लूफी बड़ी उत्सुकता से उन सभी चीजों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीब से फल पर पड़ती है। उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण फल नहीं है। वह बिना कुछ सोचे उसे खा लेता है। कुछ देर बाद वह शैंक्स और उसकी टीम के पास पहुंचता है। तभी सबकी नजर लूफी पर पड़ती है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसका शरीर रबर की तरह खींचने लगता है। तब शैंक्स को समझ आ जाता है कि लूफी ने गलती से डेविल फ्रूट खा लिया है। इस फल की वजह से उसे एक अनोखी ताकत मिल जाती है। अब उसका पूरा शरीर रबर की तरह खींच सकता था, लेकिन इसके बदले वह हमेशा के लिए तैरने की ताकत खो देता है। अपनी कहानी खत्म करने के बाद लूफी कोबी से पूछता है कि आखिर उसका सपना क्या है। तब कोबी पहली बार अपने दिल की बात बताता है। वह कहता है कि वह समुद्री डाकू नहीं बल्कि नेवी ऑफिसर बनना चाहता है, ताकि बेगुनाह लोगों की रक्षा कर सके। ये सुनकर लूफी बिल्कुल भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि वह खुश हो जाता है और फैसला करता है कि वह अपने नए दोस्त का सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगा। वह अपना रास्ता बदल देता है और दोनों सबसे नजदीकी नेवी बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। कोबी वहाँ नेवी में भर्ती होने की कोशिश करेगा, जबकि लूफी उसी बेस से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने वाला था। कुछ देर बाद दोनों शेल्स टाउन पहुँच जाते हैं। मिशन शुरू करने से पहले दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं। वहीं उनकी नजर एक हरे बालों वाले तलवारबाज पर पड़ती है। उसका नाम था रोरोनोआ जोरो। उसी समय एक छोटी सी लड़की अपने हाथों से बनाए हुए ओनिगिरी लेकर जोरो के पास आती है। वह चाहती थी कि जोरो उसका बनाया खाना खाए, लेकिन तभी वहाँ हेलमेपो पहुँच जाता है, जो कैप्टन मॉर्गन का बिगड़ा हुआ बेटा था। वह जानबूझकर उस खाने को जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर पैर रखकर लड़की को डराने लगता है। ये देखकर जोरो को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा काबू में रखता है। वह जमीन पर गिरे हुए खाने का एक टुकड़ा उठाता है, उसे आराम से खाता है और लड़की की तारीफ करता है। इसके बाद वह हेलमेपो से उसी खाने को खाने के लिए कहता है जिस पर उसने पैर रखा था। बस यही बात हेलमेपो को बुरी लग जाती है। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर जोरो पर हमला कर देता है, लेकिन जोरो अपनी एक भी तलवार निकाले बिना उसे पल भर में हरा देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद नेवी के सैनिक तुरंत जोरो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जोरो अकेला ही सभी सैनिकों को आसानी से हरा देता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने अब तक अपनी कोई तलवार तक नहीं निकाली थी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मची इस अफरा तफरी का फायदा एक चालाक चोर लड़की उठा रही थी। उसका नाम था नामी। वह चुपके से एक नेवी सैनिक को बेहोश करती है, उसकी वर्दी चुरा लेती है और खुद नेवी का भेष बना लेती है। दूसरी तरफ जोरो एक इनामी अपराधी को पकड़कर कैप्टन मॉर्गन के पास पहुंचता है ताकि उसे इनाम की रकम मिल सके। मॉर्गन उसकी ताकत से काफी प्रभावित होता है और पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि जोरो ने उसके सैनिकों पर हमला किया है, इसलिए पहले उसे 7 दिन तक बेस के आंगन में रस्सियों से बंधकर सजा काटनी होगी। अगर उसने यह सजा नहीं मानी तो आगे कभी भी बाउंटी हंटर का काम नहीं कर पाएगा। मजबूरी में जोरो यह सजा मान लेता है। हेलमेपो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जोरो सिर्फ एक बात कहता है कि जिस दिन वह आजाद होगा उसी दिन हेलमेपो अपनी जान की भीख मांगेगा। अगली सुबह नामी नेवी की वर्दी पहनकर चुपचाप बेस के अंदर घुस जाती है। उसका असली मकसद भी वही था, ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना। उधर लूफी भी दूसरी तरफ से बेस के अंदर पहुंच जाता है। घूमते घूमते वह उसी आंगन में पहुंचता है जहां जोरो रस्सियों से बंधा हुआ था। पिछली रात उसकी बहादुरी देखकर लूफी पहले ही जोरो से प्रभावित हो चुका था, इसलिए बिना कुछ सोचे वह उसकी रस्सियां खोल देता है और उसे अपनी पायरेट टीम में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन जोरो साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसने पूरी जिंदगी समुद्री डाकुओं का शिकार करके गुजारी है, इसलिए वह किसी पायरेट का साथी कभी नहीं बनेगा। उसी समय दूसरी तरफ नामी चोरी करते हुए पकड़ ली जाती है। बचने के लिए वह 2 नेवी सैनिकों को बेहोश कर देती है और उनके शरीर छिपा देती है। तभी अचानक कोई जोर से कमरे के अंदर आ गिरता है। वह कोई और नहीं बल्कि लूफी होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि दोनों का मकसद एक ही है, इसलिए वे कुछ समय के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। दोनों मिलकर कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी सामने खुद मॉर्गन आ जाता है। नामी तुरंत झूठ बोलती है कि वह एक खतरनाक समुद्री डाकू को पकड़ कर लाई है। मॉर्गन उसकी बात पर यकीन कर लेता है। इसी दौरान नामी बड़ी चालाकी से उसके ऑफिस की चाबी भी चुरा लेती है। उधर जोरो सीधे हेलमेपो के पास पहुंचता है ताकि अपनी तीनों तलवारें वापस ले सके। वह चाहता तो हेलमेपो को वहीं मार सकता था, लेकिन वह सिर्फ उसके बाल काटकर उसे बुरी तरह डरा देता है और अपनी तलवारें लेकर वापस लौट आता है। इधर लूफी और नामी ऑफिस के अंदर जाकर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं, लेकिन नक्शा एक बड़े और मजबूत लोहे के सेफ में बंद होता है। दोनों अभी उसे खोलने का तरीका सोच ही रहे होते हैं कि मॉर्गन को चोरी का पता चल जाता है और वह गुस्से में ऑफिस का दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। समय बहुत कम था, इसलिए लूफी पूरा का पूरा सेफ उठाकर कंधे पर रख लेता है। फिर वह नामी के साथ खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। जैसे ही दोनों नीचे उतरते हैं, चारों तरफ से नेवी के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नामी अपनी लाठी से सैनिकों को गिराने लगती है, जबकि लूफी अपने रबर वाले हाथ पैरों से एक साथ कई लोगों पर हमला करता है। तभी जोरो भी वहाँ पहुँच जाता है। इस बार उसके हाथ में उसकी तीनों तलवारें थीं। लूफी ने उसे आजाद किया था, इसलिए वह उसका एहसान चुकाने के लिए इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। तीनों मिलकर कुछ ही मिनटों में सभी सैनिकों को हरा देते हैं, लेकिन तभी असली मुसीबत सामने आ जाती है। कैप्टन मॉर्गन खुद मैदान में उतर आता है। वह बाकी सैनिकों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए इस बार लूफी और जोरो मिलकर योजना बनाते हैं। नामी बाकी सैनिकों को रोकती है, जबकि जोरो अपनी तीनों
तीनों तलवारों से मॉर्गन को फंसा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लूफी अपनी रबर वाली टांग से एक जोरदार किक मारता है, जिससे मॉर्गन हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। मॉर्गन के हारते ही लड़ाई खत्म हो जाती है। जोरो सेफ उठा लेता है, नामी एक नाव चुरा लेती है और तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हेलमेपो बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है। वह गोली चलाता उससे पहले ही कोबी दौड़ कर आता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब कोबी अपने दोस्त लूफी से विदा लेता है। वह कहता है कि उसका सपना नेवी में शामिल होकर लोगों की रक्षा करना है, इसलिए वह यहीं रुकेगा। लूफी भी मुस्कुराते हुए उससे विदा लेता है। इसके बाद लूफी, जोरो और नामी अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रात होते ही नामी कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उस भारी सेफ का ताला खोलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही सेफ खुलता है, तीनों की नजर उसके अंदर रखे एक पुराने नक्शे पर पड़ती है। यही वह कीमती ग्रैंड लाइन का नक्शा था। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अब उनके सपने का सबसे बड़ा रास्ता मिल चुका है। लेकिन अगले ही पल नाव के अंदर अचानक लाल रंग का धुआं फैलने लगता है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि यह धुआं आया कहां से है, लेकिन कुछ ही सेकंड में तीनों की आंखें भारी होने लगती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि इस धुएं में कुछ गड़बड़ है। बेहोश होने से ठीक पहले लूफी एक समझदारी भरा फैसला करता है। उसे डर था कि अगर कोई उन्हें पकड़ लेगा तो सबसे पहले यही नक्शा चुरा लेगा, इसलिए वह तुरंत उस पूरे नक्शे को निगल जाता है ताकि किसी के हाथ न लग सके। कुछ समय बाद जब तीनों की आंख खुलती है तो वे खुद को एक लकड़ी के बड़े बॉक्स के अंदर बंद पाते हैं। जैसे ही बॉक्स खुलता है, तीनों बाहर निकलते हैं और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वे एक अजीब से सर्कस के बीच खड़े थे। शुरुआत में उन्हें लगता है कि यहाँ कोई शो चल रहा है, लेकिन वहाँ बैठे लोग कोई दर्शक नहीं बल्कि उस द्वीप के बेगुनाह गांव वाले थे जिन्हें जबरदस्ती कैद करके रखा गया था। तभी जोरदार हंसी के साथ उस सर्कस का मालिक सामने आता है। वह था बगी द क्लाउन। बगी बताता है कि वह कई महीनों से ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रहा था, लेकिन अब उसे खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यह काम लूफी, नामी और जोरो पहले ही कर चुके थे। अब उसे सिर्फ वह नक्शा चाहिए था। लेकिन जब तीनों उसे नक्शे के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं तो बगी उन्हें अलग अलग कैद कर देता है। उसका इरादा था कि एक एक करके उनसे सच उगलवाया जाए। सबसे पहले वह लूफी को अपने सामने लाता है। पूरा सर्कस जबरदस्ती यह तमाशा देखने पर मजबूर किया जाता है। बगी लूफी के हाथ पैर बांध देता है और उसके रबर वाले शरीर को खींच खींच कर उससे नक्शे का राज उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी कुछ भी नहीं बताता। तब बगी अपनी चाल बदल देता है। वह एक छोटे से मासूम बच्चे को अपने सामने ले आता है और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। जैसे ही लूफी उस बच्चे को खतरे में देखता है, वह अपनी सारी ताकत लगाकर रस्सियां तोड़ देता है और सीधे बगी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सबके सामने एक और चौंकाने वाला राज खुलता है। बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया हुआ था। उसकी ताकत लूफी से बिल्कुल अलग थी। वह अपने पूरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता था और उन सभी हिस्सों को अपनी मर्जी से हवा में उड़ा सकता था। लूफी के सारे हमले बेकार हो जाते हैं। बगी अपने उड़ते हुए शरीर के हिस्सों और उसी लाल धुएं का इस्तेमाल करके लूफी को फिर से बेहोश कर देता है। जब लूफी दोबारा होश में आता है तो इस बार वह खुद को एक बड़े कांच के टैंक के अंदर बंद पाता है। धीरे धीरे उस टैंक में समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाता है। ये कोई साधारण सजा नहीं थी। डेविल फ्रूट खाने वाले इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी समुद्र का पानी होता है। जैसे ही उनका शरीर समुद्र के पानी को छूता है, उनकी सारी ताकत खत्म होने लगती है। यानी इस बार लूफी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी बगी उसे आखिरी मौका देता है और नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन मौत सामने खड़ी होने के बावजूद लूफी एक शब्द भी नहीं बोलता। धीरे धीरे पानी उसकी चेहरे तक पहुंच जाता है। अब उसका दम घुटने लगता है। उसी वक्त उसके सामने अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। कई साल पहले जब लूफी छोटा था, तब एक खतरनाक समुद्री डाकू उसे पकड़कर समुद्र में फेंकने वाला था। लेकिन तभी अचानक एक विशाल समुद्री राक्षस वहां आ जाता है और उस समुद्री डाकू को पल भर में निगल जाता है। अब उस राक्षस की नजर लूफी पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन ठीक उसी समय शैंक्स वहां पहुंच जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए लूफी को बचाकर छोटी सी नाव में बैठा देता है। दोनों अभी दूर भी नहीं जा पाते कि वही समुद्री राक्षस दोबारा हमला कर देता है। इस बार वह शैंक्स का बायां हाथ ही काट लेता है। इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी शैंक्स बिल्कुल नहीं डरता। वह सिर्फ एक बार उस समुद्री राक्षस की तरफ देखता है और हैरानी की बात यह होती है कि इतना विशाल राक्षस भी डरकर वापस समुद्र में चला जाता है। जब लूफी देखता है कि उसकी वजह से शैंक्स अपना हाथ खो चुका है तो उसे खुद से नफरत होने लगती है। वह खुद को ही इसका जिम्मेदार मानता है। कुछ दिनों बाद शैंक्स अपनी अगली समुद्री यात्रा पर निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी स्ट्रॉ हैट लूफी को दे देता है। वह टोपी अब सिर्फ एक टोपी नहीं रही थी, वह लूफी के सपने और शैंक्स से किए गए वादे की निशानी बन चुकी थी। कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौटती है। इधर झोरो से बगी का साथी कबाजी पूछताछ कर रहा होता है। झोरो जानबूझकर उसे बातों में उलझाए रखता है। इसी बीच नामी किसी तरह अपने पिंजरे से बाहर निकल
आती है और पीछे से हमला करके कबाजी को हरा देती है। इसके बाद वह तुरंत जोरो को भी आजाद कर देती है। अब दोनों बिना समय गंवाए लूफी को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे कांच के टैंक तक पहुंचते हैं, नामी अपनी लाठी से पूरा कांच तोड़ देती है। टैंक टूटते ही लूफी बाहर निकल आता है। साथ ही वह अपने मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा भी बाहर निकाल देता है। बगी तुरंत वह नक्शा पकड़ लेता है और अपने पूरे शरीर को दर्जनों उड़ते हुए टुकड़ों में बांट देता है और चारों तरफ से उन पर हमला कर देता है। जोरो और नामी उसकी अजीब ताकत के सामने काफी देर तक संघर्ष करते हैं। अपने दोस्तों को मुश्किल में देखकर लूफी भी दोबारा लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन इस बार भी बगी तीनों पर भारी पड़ने लगता है। तभी लूफी के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह जोरो और नामी की मदद से बगी के शरीर के हर टुकड़े को अलग अलग बक्सों और लकड़ी के डिब्बों में बंद करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके शरीर का एक भी हिस्सा बाहर नहीं बचता। आखिर में लूफी बगी के बचे हुए शरीर को उठाकर सर्कस के बाहर फेंक देता है। इस तरह तीनों मिलकर आखिरकार बगी को हरा देते हैं और ग्रैंड लाइन का नक्शा भी वापस हासिल कर लेते हैं। जाने से पहले वे उन सभी गांव वालों को भी आजाद कर देते हैं जिन्हें बगी ने कई दिनों से कैद करके रखा था। गांव वाले तीनों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब उनके पास नक्शा भी था, लेकिन ग्रैंड लाइन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक अच्छे जहाज की जरूरत थी। इसी वजह से तीनों गेक को आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर नामी बंदरगाह की सुरक्षा पर नजर रखने लगती है ताकि सही मौका मिलते ही एक जहाज चुराया जा सके। उधर लूफी घूमते घूमते एक खूबसूरत जहाज देखता है और उसे देखते ही उसे पसंद कर बैठता है। वहीं उसकी मुलाकात उसोप नाम के एक लड़के से होती है जो जहाज साफ करने का काम करता था, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वह बड़ी बड़ी बातें करता है और दावा करता है कि बंदरगाह के सारे जहाजों के मालिक उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद उसोप तीनों को एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वहां काम करने वाला नौकर बुच्ची उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी हवेली की मालकिन काया वहां आ जाती है। वह उसोप को पहचान कर मुस्कुरा देती है और उसके साथ आए सभी मेहमानों को अपने जन्मदिन की दावत में शामिल होने का न्योता देती है। लेकिन काया का बटलर क्लाहाडोर ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। काया के माता पिता की मौत के बाद वही उसकी देखभाल कर रहा था और काया भी उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। मन न होने के बावजूद वह मेहमानों को रुकने की इजाजत दे देता है और अपने दूसरे नौकर शैम से कहता है कि वह उन्हें उनके कमरों तक छोड़ आए ताकि वे रात के खाने के लिए तैयार हो सके। कुछ देर बाद उसोप एक गुप्त रास्ते से चुपके से काया के कमरे में पहुंचता है और उसे जन्मदिन का तोहफा देता है। बात करते करते काया को अचानक तेज खांसी आने लगती है। तभी क्लाहाडोर की बनाई हुई खास चाय उसे दी जाती है। चाय पीते ही उसकी तबीयत कुछ संभल जाती है। दरअसल 3 साल पहले काया एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी डॉक्टर या दवा उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई थी। कुछ समय बाद सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। डिनर के दौरान नामी की मुलाकात मैरी से होती है जो कई सालों से काया के परिवार की देखभाल कर रहा था। उसी समय पता चलता है कि काया अब 18 साल की होने वाली है। इसका मतलब था कि अब उसके माता पिता की पूरी जायदाद और कारोबार कानूनी तौर पर उसी के नाम हो जाएगा। मैरी काया को कुछ जरूरी कागजों के बारे में बताना चाहता था। उसे शक था कि काया बिना पढ़े किसी गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाली है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करता है, क्लाहाडोर बीच में आकर उसकी बात वहीं रोक देता है। थोड़ी देर बाद नौकर बुच्ची एक खास नीले रंग का सूप लेकर आता है। ये सूप सिर्फ काया के लिए बनाया गया था क्योंकि उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और उसे सख्त डाइट पर रखा गया था। लेकिन जैसे ही काया सूप पीना शुरू करती है, उसे फिर से जोरों की खांसी आने लगती है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे बीच में ही डिनर छोड़कर अपने कमरे में जाना पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए काया उसोप, लूफी, जोरो और नामी से वहीं रात रुकने के लिए कहती है। चारों उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उसी रात पार्टी खत्म होने के बाद क्लाहाडोर चुपके से मैरी से मिलने पहुंचता है। असल में उसे पता चल चुका था कि मैरी काया को सारी सच्चाई बताने वाला है। अगर ऐसा हो जाता तो काया कभी भी शिपयार्ड उसके नाम नहीं करती। इसलिए क्लाहाडोर बिना कुछ सोचे पीछे से मैरी की पीठ में छुरा घोंप देता है। उधर दूसरी तरफ बगी किसी तरह अपने शरीर के सारे हिस्से दोबारा जोड़ लेता है, लेकिन तभी आरलोंग के कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने सरदार आरलोंग के सामने ले जाते हैं। आरलोंग को पता चलता है कि बगी ने जिस शहर पर हमला किया था वह इलाका उसी का था। यह सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बगी को मारने की तैयारी करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए बगी तुरंत एक सौदा करता है। वह बताता है कि उसे पता है ग्रैंड लाइन का नक्शा किसके पास है। अगर आरलोंग उसकी जान बख्श दे तो वह खुद उन्हें उस नक्शे तक पहुंचा देगा। अगली सुबह लूफी सबसे पहले खाने की तलाश में अपने कमरे से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ जोरो रम ढूंढ रहा होता है। घूमते घूमते दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों साथ में रसोई की तरफ चले जाते हैं। उधर नामी हवेली में रखी कुछ कीमती चीजें चुराने का सोचती है, लेकिन गलती से वह काया के कमरे में पहुंच जाती है। नामी सोचती है कि अब वह पकड़ी गई है, लेकिन काया उसे देखकर बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। उसे यह तक पता चल जाता है कि नामी चोरी करती है, फिर भी वह उससे नफरत नहीं करती। दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करती हैं और देखते ही देखते अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इधर रसोई में लूफी और जोरो की मुलाकात उसोप से होती है। उसोप बताता है कि हवेली के नीचे तहखाने में शराब रखी हुई है।
ये सुनते ही जोरो की आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत उसोप से कहता है कि उसे वहां ले चले। दोनों तहखाने की तरफ निकल जाते हैं, जबकि लूफी रसोई में ही रुक जाता है। वहीं उसे वही नीला सूप दिखाई देता है जो पिछली रात काया के लिए बनाया गया था। हमेशा की तरह लूफी बिना कुछ सोचे पूरा सूप पी जाता है। उधर तहखाने में उसोप और जोरो को जमीन पर घायल पड़ा मैरी दिखाई देता है। दोनों अभी उसकी हालत समझ ही रहे होते हैं कि अचानक क्लाहाडोर वहां पहुंच जाता है और यहीं पर उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती है। क्लाहाडोर कोई वफादार नौकर नहीं था। असल में वो एक समुद्री डाकू कैप्टन कुरो था, जो कभी ब्लैक कैट पायरेट्स का कप्तान हुआ करता था। दुनिया को लगता था कि कई साल पहले कैप्टन मॉर्गन ने उसे मार दिया था, लेकिन सच यह था कि वह जिंदा बच गया था और कई सालों से क्लाहाडोर बनकर काया के घर में रह रहा था। सच्चाई पता चलते ही जोरो अपनी तलवारें निकाल लेता है, लेकिन तभी शैम पीछे से बोतल मारकर उस पर हमला कर देता है। जोरो संभल पाता उससे पहले ही उसोप भी उनके निशाने पर आ जाता है। किसी तरह वह वहां से भाग निकलता है ताकि किसी से मदद मांग सके। उधर कुरो अपने आदमियों को आदेश देता है कि मैरी और जोरो दोनों को एक गहरे गड्ढे में फेंक दो ताकि उनकी लाश भी कभी किसी को न मिले। मदद की तलाश में भागते हुए उसोप की मुलाकात कोबी और हेल्मेपो से होती है। अब दोनों नेवी के कैडेट बन चुके थे और इस द्वीप पर लूफी को पकड़ने आए थे। उसोप उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि क्लाहाडोर असल में कैप्टन कुरो है और वह हवेली में मौजूद सभी लोगों को मारने वाला है। उधर काया के कमरे से निकलने के बाद नामी रसोई में पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर वह घबरा जाती है। लूफी जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी कुरो और उसके साथी भी रसोई में पहुंच जाते हैं। नामी छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। तभी उसे एक और डरावनी सच्चाई पता चलती है। जिस सूप को लूफी ने पिया था उसमें जहर मिला हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह जहर असल में काया के लिए तैयार किया गया था। यानी कई सालों से कुरो रोज उसकी चाय और दवाइयों में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर उसे धीरे धीरे मार रहा था ताकि कोई उस पर शक भी न करे। इसी बीच हवेली के मुख्य दरवाजे पर कोबी दस्तक देता है। उसोप तुरंत उन्हें सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन बिना किसी सबूत के कोबी और हेल्मेपो कुरो को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तभी हेल्मेपो बताता है कि वे असल में यहाँ लूफी को पकड़ने आए हैं। कुरो भी यही चाहता था कि वे जल्दी से यहाँ से चले जाएं, इसलिए वह बेहोश पड़े लूफी को खुद उनके हवाले कर देता है। उधर नामी को मौका मिल जाता है। वह अकेली खड़ी शैम के सिर पर फ्राइंग पैन से जोरदार वार करती है और वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ उसोप दौड़कर काया के पास पहुँचता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसकी जान का दुश्मन निकला। यह सुनकर काया पूरी तरह टूट जाती है। तभी नामी भी वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि कई सालों से उसकी चाय में जहर मिलाया जा रहा था। अब काया को समझ आ जाता है कि उसकी बीमारी की असली वजह क्या थी। तीनों तुरंत हवेली के एक गुप्त रास्ते से भाग निकलते हैं, लेकिन कुरो भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। भागते भागते काया की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है और उसे जोरों की खांसी आने लगती है। फिर भी किसी तरह तीनों बचते हुए उसके माता पिता के पुराने कमरे में छिप जाते हैं। उधर गहरे गड्ढे में फेंका गया जोरो धीरे धीरे होश में आता है। काफी चोट लगने के बावजूद वह हार नहीं मानता और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ नेवी के जहाज पर कोबी बार बार सोच रहा था कि शायद उसोप सच बोल रहा था। उसी समय लूफी भी होश में आ जाता है। जहरीला सूप उल्टी के साथ बाहर निकल चुका था, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। होश में आते ही उसकी मुलाकात जोरो से होती है। दोनों बिना एक पल गंवाए वापस हवेली की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर कुरो उस कमरे तक पहुंच चुका था जहां काया, नामी और उसोप छिपे हुए थे। तीनों बिल्कुल चुप रहकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर कुरो पूरे कमरे का सामान तोड़ता जा रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक छिपना मुमकिन नहीं था। आखिरकार काया और नामी हिम्मत जुटाकर कुरो का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों कुछ ही सेकंड में उसके कब्जे में आ जाती हैं। उसी समय लूफी और जोरो हवेली पहुंच जाते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों से अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू करते हैं। जोरो का सामना शैम और बुच्ची से होता है। दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन जोरो अपनी शानदार तलवारबाजी से दोनों को बुरी तरह हरा देता है और तुरंत बाकी लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उधर लूफी का आमना सामना सीधे कैप्टन कुरो से होता है। कुरो अपनी अविश्वसनीय रफ्तार से लगातार हमला करता है और अपने नुकीले पंजों से लूफी